हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जेएनबी को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हम लोग चैप्टर 3 गुणनखंड तथा गुणज के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए थे लोग चैप्टर 2 पूर्ण संख्या को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में गुणनखंड तथा गुणज के बारे में पढ़ेंगे लोग। क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है तो हम लोग ये सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे लोग, कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं लोग और देखते हैं लोग कि गुणनखंड। देखिए, पहला हेडिंग है ही ये गुणनखंड तथा गुणज। तो पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में समझेंगे लोग। तो देखिए, गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या समझेंगे लोग। अगर कोई पूछा कि गुणनखंड क्या है तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा लोग कि किसी भी संख्या को टुकड़े टुकड़े करके लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक ये संतरा है, ठीक है, ये संतरा है, ठीक है। इसमें से हम लोग दो ये निकाल लेते हैं लोग, ये संतरा में से दो को निकाल लेते हैं लोग। तो ये जो संतरा है ना, इसका ये दोनों गुणनखंड हो गया, मतलब इसका टुकड़ा हम लोग किए हैं लोग, ठीक है। इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं लोग, तो ये हमारा ये दोनों जो है ना, ये इसका एक संतरा का गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं लोग। आपको समझने के लिए हमने बताया संतरा पे। इसे मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। आप देखिए, तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 10 को हम लोग 5 + 5 लिख सकते हैं। 10 को 5 + 5 लिख सकते हैं। तो 5 इसका गुणनखंड हो सकता है और ये भी 5 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ दोनों का एक इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका 2 भी गुणनखंड हो जाएगा और 5 भी गुणनखंड हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इसमें बोल रहे हैं गुणनखंड। गुणन मतलब होता है गुणा, मतलब इसमें प्लस का कोई काम ही नहीं है। गुणनखंड में प्लस का कोई काम ही नहीं है, बस गुणा का काम है। तो जहाँ प्लस है तो उसको हम लोग गुणनखंड नहीं मानेंगे लोग। इसको सही ये होगा कि ये 2 है, 2 10 का गुणनखंड होगा और 5 भी 10 का गुणनखंड होगा। देखिए, 10 को हमने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है ना, 10 को टुकड़ा कर दिया है हम लोग ने। तो ये दोनों जो है ना टुकड़ा, ये एक संख्या का जो ये 10 है इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग मानते हैं लोग कि ये एक ऐसा ये ईंट हो गया, ठीक है, ईंट हो गया। इसमें से इतना हम लोग तोड़ देंगे लो तो एक यहाँ निकल जाएगा, फिर इतना तोड़ेंगे लो तो एक यहाँ निकल जाएगा। तो ये बड़ा वाला ईंट है ना, इसका ये दोनों क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम टुकड़ा टुकड़ा करके लिखते हैं तो उसको हम लोग गुणनखंड बोलेंगे। जो टुकड़ा है वो उसका गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाने वाला यहाँ है, देखिए मिटाने वाला मिल गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 10 = 2 × 5, ठीक है। तो 2 है 10 का गुणनखंड होगा और 5 है जो 10 का गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा। देखिए, गुणनखंड क्या होता है कि सीमित होता है, मतलब निश्चित होता है कि इतना ही गुणनखंड हो सकता है। 10 का गुणनखंड 10 तक ही हो सकता है, ठीक है। 10 से गुणनखंड 10 तक ही, 11 10 का गुणनखंड नहीं हो सकता है क्योंकि उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे बाद में। पहले ये देखिए, गुणनखंड तो आप लोग समझ गए लोग, यहाँ तक पूरा क्लियर है कि गुणनखंड किसी भी संख्या को टुकड़ा टुकड़ा करके लिखना ही गुणनखंड होता है। अब देख लेते हैं लोग कि गुणनखंड का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार का होता है गुणनखंड। गुणनखंड 3 प्रकार के होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। कहने का अर्थ है कि ये एक गुणनखंड, ये एक, दोनों को मिलाकर एक 3 गुणनखंड, ठीक है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, 24 है, 24 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 24 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक से और स्वयं के अतिरिक्त भी संख्याएं से कट सकती है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अभाज्य कैसे बनाएंगे लोग, इसको अभाज्य हम लोग 2 × 2 × 3 × 2 को करेंगे लोग, ठीक है। तो आप लोगों को माउंट में डाउट हो रहा कि आप ये कैसे लिख दिए, तो देखिए हम बता रहे हैं, सिंपल सा एक ट्रिक है इसका। देखिए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में। इसको अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया ना, तो बस अब देखिए ये 24 है, इसको हम लोग क्या अभाज्य करेंगे लोग, अभाज्य करेंगे 24 को। तो पहले सबसे छोटा अंक 1 से कटाएंगे लोग। तो 1 से हम लोग
इसमें अभाज्य करना है। तो एक क्या होता है, आप सभी को हमने बताया कि एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग एक से नहीं कटाएंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से कटाएंगे। फिर उसके बाद अगर उससे नहीं कट रहा उससे एक आगे वाला अभाज्य संख्या से कटाएंगे लोग, ठीक है। तो कहने का अर्थ एक से तो हम लोग नहीं कटाएंगे लोग, क्योंकि एक अब नहीं अभाज्य संख्या है नहीं भाज्य संख्या है। उसके बाद दो संख्या को देखेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो दो अभाज्य है इसलिए हम लोग अभाज्य से कटाएंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर दो है, दो के पारा में 12 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 के 12 में 3, और फिर तीन से ही कटेगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए यही हमने लिखा था, ये अगल बगल वाला कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ये आ रहा है, ठीक है। इस तरह का हम लोग अभाज्य संख्या करते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, पहले देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब आपको बताया था कि उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, ठीक है। मतलब 24 को टुकड़ा टुकड़ा करना है, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में करना है। मतलब जो टुकड़ा हो रहा है वो अभाज्य होना चाहिए, इतना तो समझिए कि 24 का गुणनखंड करना है, मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, लेकिन जो टुकड़ा हो रहा है उसको अभाज्य होना चाहिए। वो अभाज्य होना चाहिए कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए। दो को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 × 2 लिखेंगे लोग तो 2 ही लिखेंगे लोग, 1 इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक नहीं अभाज्य नहीं भाज्य, ठीक है। सिर्फ 2 लिखा जाता है। 3 को हम क्या आप टुकड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मतलब इतना छोटा इकाई लेंगे लोग, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे 2 का हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, कर भी देते हैं लोग 1 × 2, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे लोग, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं एक अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड मतलब इसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में करना है। अगला पढ़ देंगे लोग 2 नंबर इसका भेद कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में समान गुणनखंड ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। देखिए गुणनखंड मतलब इसका भी टुकड़ा टुकड़ा करना है, इसका भी टुकड़ा टुकड़ा करना है, लेकिन उभयनिष्ठ मतलब कि जो इसमें का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है उसमें दोनों में मिलना चाहिए। जैसे कि 12 एग्जाम्पल से समझिए लो आप लोग, 12 का क्या होगा गुणनखंड। गुणनखंड में टुकड़ा टुकड़ा, 12 1 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी है, 3 के पारा में भी है, 4 के पारा में भी है, 6 के पारा में भी है और 12 के पारा में भी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि आप इस 24 को ऐसे क्यों लिखे, आप 24 को 1 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं लिखे। तो देखिए इसमें पूछ रहा है अभाज्य, अभाज्य पूछ रहा है, मतलब सबसे छोटा इकाई को लेंगे ना, सबसे छोटा इकाई को लेंगे, सबसे छोटा इकाई को लेंगे जिसका टुकड़ा ना किया जा सकता, और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है अभाज्य संख्या के रूप में। इसको इसमें अभाज्य कहीं नहीं है, इसमें कहीं अभाज्य नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड आपको बताए टुकड़ा टुकड़ा होता है। तो देखिए टुकड़ा टुकड़ा इसको करना है, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसका अर्थ समझिए पहले, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 12 को हम लोग क्या, 12 को हम लोग 1 × 12 भी लिख सकते हैं लोग, 12 को हम लोग 2 × 6 भी लिख सकते हैं लोग, 12 को हम लोग 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने लिख दिया, 1 2 3 4, और 6 और 12 लिख दिया हमने, 6 12, सिंपल ट्रिक। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं लोग कि प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे लोग, कितना बार में आएगा। जैसे 1 से गुणा करेंगे लोग तो 1 के पारा में 12 बार में आएगा, 2 के पारा में 6 बार में आएगा, 3 के पारा में 4 बार में आएगा। ऐसे ही हम लोग करेंगे लोग। तो 1 के पारा में भी आ रहा है, 2 के पारा में भी, 3 के और 4 5 सॉरी 5 नहीं 6 और 12, ये चारों पहाड़ा, 3 6 पहाड़ा में ये आ रहा है, ठीक है। हमने 6 को लिख दिया। ऐसे ही 30 को करेंगे लोग तो ऐसे निकल जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे दोनों में कौन कॉमन है, तो एक कॉमन है कि एक दोनों में है, 1 के पारा में 30 भी है और 12 भी है, 2 के पारा में भी 30 है 12 भी है, 4 के पारा में भी 30 है 12 भी है, और 5 इसमें अलग अलग हो गया। मतलब 4 के पहाड़ा में 30 नहीं है और 5 के पहाड़ा में 12 नहीं है, 6 के पहाड़ा में भी है, अब आगे नहीं मिलेगा कोई। तो देखिए ये सीमित तक ही है, सीमित ही है। देखिए ये सीमित है ना, सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 12 से ज़्यादा इसका मतलब 12 13 का 13 14 ये सब गुणनखंड नहीं हो सकते। 12 है तो 12 से एक भी ज़्यादा गुणनखंड इसके नहीं हो सकते हैं, मतलब 12 के बाद कोई संख्या से इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये सीमित होता है, ठीक है, ये सीमित होता है। देखिए अब इतना तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, क्लियर कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड के 3 भेद होते हैं। गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड जो आपको समझ में आ गया होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। आपको ये दोनों समझ गया ना, तो इसको एकदम थोड़ा सा समझना है, समझ में आ जाएगा फटाफट। देखिए इसमें बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ तथा अभाज्य हो उन्हें कॉमन प्राइम फैक्टर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 12 2 × 2 × 3, इसमें आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम 12 को निकालते हैं, 12 का, तो 12 का अगर हम लोग निकालते हैं या 12 का, तो पहले छोटा अंक से ले जाएंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 × 3 ×
2 हो गया, तो 2 दूना के 4 चाहते हैं 12, 2 का 2 और 5 3 हो गया, 5 या 15 15 30, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब समझे, गुणनखंड मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखना है, तोड़ तोड़ के लिखना है। अब बोल रहे अभाज्य, आप बोलेंगे कि इसमें आप इंटू क्यों नहीं लगाए, इसमें इंटू क्यों लगाए, क्योंकि इसमें अभाज्य पूछ रहा है इसलिए हम लोग इंटू लगाया, इसमें अभाज्य नहीं पूछ रहा है इसलिए इसमें इंटू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अभाज्य पूछ रहा है, ठीक है। गुणनखंड मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखना है, तोड़ तोड़ के लिखना है, 12 है, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे लोग, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में, और उसमें उभयनिष्ठ। और तीसरा बोल रहा है उभयनिष्ठ, मतलब इसमें उभयनिष्ठ दोनों संख्या में उभयनिष्ठ खोजना है। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, मतलब इसमें जो उभयनिष्ठ होंगे वो 2 और 3 होंगे, ठीक है। 2 और 3 ऐसे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है जो कि 12 के भी गुणनखंड होंगे और 30 के भी गुणनखंड, मतलब 12 और 30 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 और 3 ही होंगे, ठीक है। 2 और 3 जो है वो 12 और 30 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड मतलब कि तोड़ तोड़ को इसको लिखना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में। और अभाज्य संख्या में खोजना है कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कि दोनों में कॉमन किसको हम ले, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा, एकदम क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ बातें आपको लिखवा देते हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा लो, जब भी इस चैप्टर को खोलिएगा लो गुणनखंड वाला, तो आपको दिमाग में एकदम खटकना चाहिए वो वाला बातें, ठीक है। तो कौन वाली बातें, वो वाली बातें, ठीक है। वो वाली बातें क्या है कि याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, तो पहली बात याद रखना है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है, गुणनखंड होता है। और देखिए होता है, ये कुछ बातें हैं इसमें, कुछ बातें हैं जो अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्याएं से जुड़ रही है, ठीक है। अब हम बताएंगे कैसे जुड़ रही है। आप सब अगर आप पढ़े होंगे अभाज्य संख्या बढ़िया से, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा, इसे हम बताएंगे आपको। देखिए प्रत्येक संख्या, दूसरी बातें हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, ठीक है। जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं की गुणनखंड होती है। देखिए ये दोनों जो बातें हैं ये अभाज्य संख्या से जुड़ रही है, ठीक है, अभाज्य संख्या से जुड़ रही है। अभाज्य संख्या में क्या था कि जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 2 है तो 2 क्या है, 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, इसके किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें बात बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या 1 का गुणनखंड होता है, मतलब 1 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है। दूसरी बात है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड है, ये स्वयं की गुणनखंड है, ठीक है। स्वयं का गुणनखंड मतलब इसको हम 2 को 1 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसका ये गुणनखंड हो, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या से कुछ मिलता जुलता है दोनों, इसीलिए तो इसमें अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको ठीक से मिटा देते हैं, इस समझ में आए आप सभी को, ठीक है। देखिए आपको हम समझा दें बढ़िया से। देखिए तीसरी बात है कि कोई भी संख्या की गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है, हमने आपको बताया बराबर होता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। दूसरी बात है कि कोई भी संख्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, आपको बताया है हमने, वही सब बातें हैं, लेकिन आपको उसमें आपको नहीं ध्यान दिए होंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा लो। प्रत्येक संख्या गुणनखंड निश्चित होते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात है कि प्रत्येक जो है प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। जैसे हम अब 12 है, 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे लो, 12 का गुणनखंड, तो हम लोग 12 का गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 12 का हम लोग क्या 1 × 12 इसको लिख देंगे। गुणनखंड मतलब क्या, टुकड़ा टुकड़ा करना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ गुणनखंड टुकड़ा टुकड़ा करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 12, ठीक है, 1 × 12 लिख सकते हैं। तो 1 जो है वो 12 का गुणनखंड है, 12 भी है, तो मतलब एक जो है
किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। कहने का अर्थ है कि जो 12 है ये स्वयं का गुणनखंड है 12, सिंपल। अब देखिए दूसरी और तीसरी बात है कि कोई भी संख्या की गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। कम या बराबर होता है। देखिए 12 ये कम है, एक कम है और ये 12 बराबर है। 13 कभी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, 14 कभी नहीं हो सकता, 15 कभी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकती। ये तीनों कभी नहीं हो सकता है इसका गुणनखंड, क्योंकि इससे बड़ा है। बड़ा चीज उसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। पांचवी बात है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं। जैसे कि इसका गुणनखंड 12 से आगे हो नहीं सकता है, 13 इसका गुणनखंड, 14 इसका गुणनखंड, 15 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, इसका सीमित है, यहाँ तक निश्चित है कि इसके 12 से आगे इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया, कुछ छूट नहीं रहा है ना? हाँ, बस कुछ नहीं छूट रहा है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, बस गुणनखंड में। अगला लेक्चर आपका गुणज का मिलेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग दोनों को मिला जुला के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बात आपको समझ में आए होंगे। सारे वीडियो जो बनाए हम ये सब आपको समझ में आएंगे, जितना पढ़ाएं आपको वो समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।